औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंशाल्लाह चैप्टर 3 जो है उसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। और एक्सरसाइज से पहले एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने आयोनिक और कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज जो हैं इनकी कंपैरिजन करना था। तो इसके ऊपर बोर्ड में शार्ट क्वेश्चन जो है वो बाज़ औक़ात बनता है, तो हम इसको अभी डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि कंपाउंड्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो किस चीज पे डिपेंड करती हैं। बेसिकली आज हमने ये देखना है कि मुख्तलिफ कंपाउंड्स की जो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज होती हैं उनके ऊपर कंपाउंड्स के अंदर मौजूद जो बॉन्ड्स होते हैं या जो बॉन्डिंग होती है उसका इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। सो हमने असल में डिस्कस करना है द इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। तो सबसे पहले बात करेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बॉन्डिंग का क्या इफेक्ट होता है। तो इसके हवाले से ये देख लें कि फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं क्या। आमतौर पर आप ये समझ लें कि जो थर्मोडायनेमिक वैल्यूज हैं मुख्तलिफ कंपाउंड्स की वो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। मसलन सब्सटेंसेस की डेंसिटी हो गई, विस्कोसिटी हो गई, वेपर प्रेशर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड हो गई। ये सारी चीजें जो है बेटा ये फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। अब आपने याद रखना है कि बॉन्डिंग जो है वो कंपाउंड्स के अंदर दो तरह की होती है। एक होती है केमिकल बॉन्डिंग, एक होती है फिजिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग से मुराद क्या है और फिजिकल बॉन्डिंग से मुराद क्या है, चैप्टर नंबर 4 में हम इंशाल्लाह इस पे बड़ी डिटेल से बात करेंगे कि हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की डिफरेंट टाइप्स और कैटेगरीज को उसके अंदर जो है वो कवर करना है। मगर यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इसका थोड़ा सा फर्क समझा देता हूं कि इसका डिफरेंस क्या है। जैसे देखें कि मेरे पास ऑक्सीजन का एक एटम है, इसने दो हाइड्रोजन के एटम्स के साथ दो कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए। याद रखें ये जो दो बॉन्ड हैं ये बेटा केमिकल बॉन्ड है, ये परमानेंट बॉन्ड है। ठीक है जी, केमिकल और परमानेंट बॉन्ड्स हैं इन तीनों एटम्स के दरमियान। ये एक मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद पाई जाने वाली बॉन्डिंग है। जब एक मॉलिक्यूल अपने ही जैसे कि अपने से मुख्तलिफ किसी दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो फिर उसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट होती हैं। याद रखना है कि ये अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं ये परमानेंट बॉन्ड्स की फॉर्म में नहीं होती। सही है, ये देखिए ये वाटर का एक मॉलिक्यूल, इसमें दो परमानेंट केमिकल बॉन्ड आ गए, ये भी दो परमानेंट केमिकल बॉन्ड आ गए। मगर ये जो अट्रैक्शंस हैं ये मॉलिक्यूल्स मोबाइल होते हैं, तो जैसे ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से अवे होंगे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। लिहाजा इस बॉन्ड को हम कहते हैं इंटरैक्शन या अट्रैक्शंस या फिजिकल फोर्सेस या फिजिकल बॉन्ड्स। ठीक हो गया। सो आपने याद रखना है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डिपेंड करेंगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, मसलन केमिकल प्रॉपर्टीज में किसी कंपाउंड की रिएक्टिविटी या उसका स्पीड ऑफ रिएक्शन आता है, तो इन प्रॉपर्टीज का ताल्लुक जो है वो इन बॉन्ड्स के साथ होता है। लिहाजा केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगी केमिकल बॉन्ड्स के ऊपर, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगी फिजिकल बॉन्डिंग के ऊपर। ठीक हो गया। सो आपने याद रखना है कि दीज प्रॉपर्टीज आर अफेक्टेड बाय इंटरैक्शंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑलवेज अफेक्टेड बाय द परमानेंट केमिकल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है ये बॉन्डिंग का इफेक्ट आ गया। अब इसी बॉन्डिंग के इफेक्ट को हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमने प्रॉपर्टीज में से बात करनी है कि अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। तो आपने याद रखना है कि आयोनिक कंपाउंड्स आमतौर पर पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व होते हैं। अब इनके पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने की रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब आप किसी आयोनिक सब्सटेंस को किसी पोलर सॉल्वेंट मसलन वाटर के अंदर ऐड करते हैं, जैसे मैंने यहां पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो होता क्या है कि NaCl को लेट्स सपोज आपने वाटर में ऐड कर दिया,
तो आयोनिक कंपाउंड आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, जब हम उन्हें वाटर में ऐड करते हैं तो उनकी आयोनाइजेशन हो जाती है। आयोनाइजेशन होने की वजह से आयंस फ्री हो जाते हैं, फ्री आयंस जनरेट हो जाते हैं, क्योंकि उनके आपस में जो बॉन्ड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, यानी सोडियम क्लोराइड का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब इसकी वजह क्या है, ये बॉन्ड क्यों ब्रेक हुआ? देखिए ये सोडियम आयन है, इसका बॉन्ड बना हुआ था क्लोराइड आयन के साथ, Cl नेगेटिव के साथ। अब होता क्या है कि सोडियम आयन को चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल अपने ऑक्सीजन के एंड से आके अट्रैक्ट करते हैं, और उसकी वजह क्या है कि ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। अब आप जरा गौर करें कि जब चारों तरफ से ऑक्सीजन के एटम्स आकर इसको अट्रैक्ट करेंगे सोडियम आयन को, तो वो क्या करेंगे, ये जो अट्रैक्शंस होंगी इनकी, तो ये इस बॉन्ड को ब्रेक करवा देंगे जो कि सोडियम और क्लोराइड आयन के दरमियान था। इस तरह से सोडियम आयन सेपरेट हो जाएगा। जब सोडियम आयन सेपरेट हो जाएगा तो सोडियम एक पॉजिटिव आयन था, तो अब इस पॉजिटिव सोडियम आयन को वाटर के मॉलिक्यूल अपनी नेगेटिव एंड जो है उसकी तरफ से अट्रैक्ट करेंगे और उसको सराउंड कर लेंगे। इस तरह से ये आयन जो है ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। सही है। सो आपने याद रखना है कि जब आयोनिक कंपाउंड को हम किसी पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो फिर उसके पॉजिटिव आयन, आयोनिक कंपाउंड का पॉजिटिव आयन यानी कैट आयन, ये अट्रैक्शन जनरेट कर लेता है सॉल्वेंट के नेगेटिव पोल के साथ, पार्शियल नेगेटिव जो पोल होता है उसके साथ। जबकि आयोनिक कंपाउंड में जो एनाइन है ये अट्रैक्शन जनरेट कर लेता है पॉजिटिव पोल के साथ, पार्शियल पॉजिटिव पोल के साथ। इस तरह से तमाम आयन जो है उनको सॉल्वेंट सराउंड कर लेता है। इसीलिए हमने कहा कि आयोनिक कंपाउंड किसमें डिसॉल्व होंगे, पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी कोवेलेंट कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी के हवाले से। तो आपने याद रखना है, अब सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें दो पॉसिबिलिटीज है कि पोलर सोल्यूट जो है वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, जबकि नॉन पोलर सोल्यूट जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। यानी कोवेलेंट कंपाउंड्स के केस में ये फिर जो सॉल्युबिलिटी है ये डिपेंड करेगी नेचर ऑफ सोल्यूट के ऊपर। कैसे? सोल्यूट फिर दो तरह का होगा कोवेलेंट कंपाउंड्स में, एक पोलर और एक नॉन पोलर। अगर आपने डाइपोल मोमेंट का टॉपिक अच्छे से समझ लिया होगा इससे पहले वाला, तो फिर आपको पता होगा कि पोलर सोल्यूट में और नॉन पोलर सोल्यूट में डिफरेंस क्या होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूलों के अंदर कोई पार्शियल नेगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव पोल मौजूद नहीं होता, जबकि पोलर सोल्यूट्स के अंदर एटम्स जो हैं वो उनके ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स या चार्जेस मौजूद होते हैं। लिहाजा जब आप किसी पोलर सोल्यूट को पोलर सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। किस तरह से? जैसे देखिए मैंने HCl को वाटर में ऐड कर दिया। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है, क्लोरीन की मोर होती है। हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया, ये एक पोलर सोल्यूट आ गया जिसको मैंने वाटर में ऐड कर दिया। अब ये सॉल्वेंट है, HCl सोल्यूट है, जबकि वाटर जो है वो यहां पर सॉल्वेंट है। अब सॉल्वेंट खुद भी पोलर है, पहली स्टेटमेंट पोलर सोल्यूट इन पोलर सॉल्वेंट। वाटर पर हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव और वाटर में ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव। अब होगा क्या कि सोल्यूट का पार्शियल नेगेटिव आयन यानी क्लोराइड आयन वाटर के पार्शियल पॉजिटिव आयन यानी हाइड्रोजन की तरफ अट्रैक्शन शो करेगा। इस तरह से HCl वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि HCl का पॉजिटिव पोल वाटर की नेगेटिव पोल यानी ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्शन करे और उसके अंदर डिसॉल्व हो। उसके बाद नॉन पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होता है। उसकी वजह क्या है? आपने याद रखना है कि इस केस में सोल्यूट और सोल्यूट के दरमियान जो अट्रैक्शन है, लेट्स सपोज मैंने कार्बन टेट्राक्लोराइड को बेंजीन के अंदर डिसॉल्व करना है। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड भी नॉन पोलर है और बेंजीन भी नॉन पोलर है। आपने याद रखना है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड डिसॉल्व होने से पहले उसकी
आपस में अट्रैक्शंस हैं, इसको हम कहते हैं सोल्यूट सोल्यूट इंटरैक्शन। जबकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूलों में बेंजीन बेंजीन की आपस में अट्रैक्शन होगी, इसको हम कहते हैं सॉल्वेंट इंटरैक्शन। तो होता क्या है, जब आप नॉन पोलर सोल्यूट को नॉन पोलर सॉल्वेंट में ऐड कर देते हैं तो उनकी जो आपस की अट्रैक्शन है तकरीबन उतनी ही अमाउंट की फोर्सेस मौजूद होती हैं उनकी ऑपोजिट साइड पे, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान। यानी सोल्यूट और सोल्यूट में जितनी फोर्सेस हैं, तो जब सोल्यूट को सॉल्वेंट में डाल देंगे तो सोल्यूट और सॉल्वेंट की अट्रैक्शंस भी तकरीबन उतनी ही होगी। तो सेम फोर्सेस होने की वजह से सोल्यूट को सोल्यूट से अलग करना आसान है, सॉल्वेंट को सॉल्वेंट से अलग करना आसान है। यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में अट्रैक्शन जनरेट करवाना आसान है, इसलिए नॉन पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट सोल्यूट जो है वो आपस में डिसॉल्व होंगे। जो सोल्यूट सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट उनकी आपस में अट्रैक्शन थी वो खत्म हो जाएगी, न्यू अट्रैक्शन जनरेट होगी जो कि सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान होगी, ये वाली फोर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जी आयोनिक कंपाउंड्स के ऊपर। तो आपने याद रखना है रिएक्शंस ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स को हमने स्टडी करना है। आयोनिक कंपाउंड्स जो हैं ये सॉलिड स्टेट के अंदर लेस रिएक्टिव होते हैं। उसकी रीजन क्या होती है कि सॉलिड स्टेट में जो आयंस होते हैं ये आयंस अपनी जगह पर फिक्स होते हैं, क्योंकि इनके दरमियान बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। लिहाजा इनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए या इनको ज्यादा रिएक्टिव बनाने के लिए जरूरी है कि इनके बॉन्ड्स किसी तरह से ब्रेक किए जाएं। अब उसके दो वेज हैं, या तो आयोनिक कंपाउंड को मेल्ट कर दिया जाए या फिर उसे किसी पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके उसका सॉल्यूशन बना लिया जाए। दोनों केसेस में क्या होना है आपने याद रखनी है कि आयंस फ्री हो जाएंगे। मोल्टन स्टेट में भी और सॉल्यूशन स्टेट में भी आयोनिक कंपाउंड्स जो हैं ये फ्री आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब आयंस फ्री हो गए हैं इसका मतलब कि बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। तो जब आप दो मोल्टन आयोनिक कंपाउंड्स को या दो आयोनिक कंपाउंड्स के सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे तो आपको किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं है, बॉन्ड ऑलरेडी ब्रेक हुए हुए। सिर्फ क्या होना है, इंटरमिक्स करना है और उनके दरमियान में रिएक्शन हो जाएगा और नए बॉन्ड फौरन जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से आयोनिक कंपाउंड्स मोल्टन स्टेट में और सॉल्यूशंस की स्टेट में हाई रेट ऑफ रिएक्शन शो करते हैं, यानी बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इनके साथ कंपेयर कर लेते हैं हम कोवेलेंट कंपाउंड्स को। आपने याद रखना है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स के रिएक्शंस बहुत ज्यादा स्लो होते हैं। उसकी वजह क्या है कि इसमें हमें पुराने बॉन्ड ब्रेक भी करने पड़ते हैं और नए बॉन्ड बनाने भी पड़ते हैं। इस वजह से इनके जो रिएक्शंस के रेट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा स्लो होते हैं। और दूसरी वजह ये है कि आयोनिक कंपाउंड्स में बहुत ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मौजूद होते हैं, हाई चार्ज वाले। मगर इनके अंदर कोवेलेंट कंपाउंड्स में या तो नॉन पोलर होते हैं और अगर पोलर हो तो लेस पॉजिटिव और लेस नेगेटिव चार्ज वाले एटम्स मौजूद होते हैं। इसलिए अट्रैक्शंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं होती, वीक अट्रैक्शंस होती हैं। इस वजह से भी रिएक्शन जो है वो स्लो प्रोसीड होता है। फिर आपने याद रखना है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स जो हैं इनके केमिकल रिएक्शंस जो हैं इनकी मैकेनिज्म या इनके मेथड या इनकी टाइप्स बहुत ज्यादा हैं, इसलिए टाइप ऑफ रिएक्शन पे भी डिपेंड करेगा। सही है। सो आपने याद रखना है कि आमतौर पर कोवेलेंट कंपाउंड्स के मसलन इनमें रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, इनमें ऑक्सीडेशन कंबस्टन रिएक्शन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। ये इंशाल्लाह हम इस पे सेकंड ईयर में बात करेंगे जाके टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑफ कंपाउंड्स के वाले से। तो आपने याद रखना है, अभी सिर्फ ये बात याद रखनी है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स के रिएक्शंस की टाइप्स बहुत ज्यादा हैं, तो हर रिएक्शन जो है वो अपनी कैटेगरी के मुताबिक स्पीड शो करेगा रिएक्शन की। नेक्स्ट हम बात करेंगे जी डायरेक्शनल नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। आपने याद रखना है कि जब कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बनने से पहले किसी एटम के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं वो स्पेसिफिक एंगल पे मौजूद होते हैं। जैसे देखिए ये ब्लू कलर के मैंने कार्बन के 4 ऑर्बिटल्स बनाए हैं। ये मैंने आपके सामने एक sp3 हाइब्रिड कार्बन बनाया हुआ है जिसके पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये ब्लू फॉर्म के अंदर। ठीक है।
अब जब भी इन ब्लू ऑर्बिटल्स ने बाण बनाना है तो ये इसी एग्जैक्ट एंगल पे या इसी डायरेक्शन के ऊपर रहकर बाण बना सकते हैं। मसलन ये ऑर्बिटल यहां बाण नहीं बना सकता, ये इधर बाण बनाएगा, और दूसरा ऑर्बिटल इससे एक खास एंगल पे मौजूद है, वो उसी डिस्टेंस या उसी एंगल पे मौजूद रहेगा। सो जब ये ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करते हैं तो वो खास डायरेक्शंस के अंदर ओवरलैपिंग करते हैं। आप यूं समझ लें, मैं इनको ये एरो से शो कर देता हूं, इधर, इधर और ये इधर, ये स्पेसिफिक डायरेक्शंस हैं जिसके अंदर कार्बन एटम ने ओवरलैपिंग करनी है, जिसकी वजह से बाण स्पेसिफिक एंगल और खास डिस्टेंस पे बनते हैं। इसी वजह से हम इन बाण्ड्स को कहते हैं ये डायरेक्शनल बाण है जो स्पेसिफिक डायरेक्शंस में बन रहे होते हैं, और उस डायरेक्शन को हम इसी वजह से स्पेसिफिक एंगल से शो करते हैं। हम जानते हैं कि जब कार्बन sp3 हाइब्रिड होता है तो तमाम बाण्ड्स के दरमियान में 109.5 डिग्री का बाण एंगल मौजूद होता है। सो आपने याद रखना है कि डायरेक्शनल या कोवेलेंट बाण्ड्स एटम्स के लिए फिक्स होते हैं, इनकी तादाद भी फिक्स होती है और इनकी डायरेक्शन या इनकी पोजीशन भी फिक्स होती है। और इसी वजह से क्या होता है कि कोवेलेंट कंपाउंड से बनने वाले मॉलिक्यूलों की ज्योमेट्रीज फिक्स होती है, या लीनियर है, या ट्राइएंगुलर प्लेनर है, या टेट्राहेड्रल है, या पिरामिडल है, या आपने वेस्पर के अंदर पढ़ लिया हुआ है। सो आपने याद रखना है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर, और इन्हीं डायरेक्शनल नेचर्स की वजह से आपने याद रखना है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर आइसोमेरिज्म का प्रोसेस पाया जाता है। याद रखना है बच्चों, आयोनिक कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म का प्रोसेस नहीं होता। एक ही कंपाउंड एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स के अंदर अवेलेबल होता है, ऐसा कोवेलेंट कंपाउंड्स में होता है, ऐसा आयोनिक कंपाउंड्स में नहीं होता, और इसकी वजह आइसोमेरिज्म की डायरेक्शनल नेचर है, यानी फिक्स बॉन्ड है। एक जगह पे फिक्स है तो एक ज्योमेट्री है, किसी और पोजीशन पे फिक्स हुए तो एक नई ज्योमेट्री हमारे सामने आ जाएगी। इसी प्रोसेस को हम आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। एक्सरसाइज में से ये एमसीक्यूज का क्वेश्चन नंबर 1 है, बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय। अब ऑप्शन के अंदर मौजूद है जी हमारे पास इलेक्ट्रॉन लूज से, इलेक्ट्रॉन गेन से, इलेक्ट्रॉन शेयर से, जबकि हम ये जानते हैं कि बॉन्ड किसी भी तरह से बन सकता है। आमतौर पर इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लूज जो है ये उस वक्त होता है जब आयोनिक बॉन्ड बनता है, मगर जब कोवेलेंट बॉन्ड बनना होता है तो फिर इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। लिहाजा डेल्टा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। ऑल ऑफ दीज बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन लूज, गेन और शेयर। इसके बाद हम आते हैं सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज में से, बॉन्ड फॉर्मेशन इन एटम्स। जब एटम्स के दरमियान में बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो क्या होता है, आपने याद रखना है कि फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये बात आपने याद रखनी है कि द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, जिसकी वजह से हीट रिलीज होगी। अगर हीट रिलीज होगी तो हीट के रिलीज होने की वजह से एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो याद रखना है कि जितनी भी लो एनर्जी सब्सटेंसेस होती हैं वो हाईली स्टेबल होती है। एटम्स बॉन्ड बनाते ही इसलिए हैं कि वो अपने आप को स्टेबलाइज कर सके, और वो स्टेबलाइज करते हैं एनर्जी लूज करके। सो आपने याद रखना है कि इंक्रीज हो जाएगी स्टेबिलिटी, डिक्रीज कर जाएगी एनर्जी। सो हम बीटा ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे इसमें से। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 3 है, मॉलिक्यूल विद जीरो डाइपोल मोमेंट। अब उसने डिफरेंट मॉलिक्यूल जो हैं वो ऑप्शंस के अंदर सिलेक्ट किए हुए दिए हुए हैं आपको, मगर इसमें 4 ही ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है वो बोरोन ट्राइफ्लोराइड है, ये जीरो डाइपोल मोमेंट शो करेगा। मैं इसकी रीजन आपको बता देता हूं कि बोरोन जो है इसके अंदर परफेक्ट ट्राइएंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री है। ठीक है, आपको डाइपोल मोमेंट के टॉपिक में मैंने एक बात समझाई थी कि लीनियर मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट 0 होती है, ट्राइएंगुलर प्लेनर की 0 होती है, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट 0 होती है, जबकि इस तरह के जो बेंट मॉलिक्यूल होते हैं
या तो बेंट ऐसा कि उस पे 2 लोन पेयर हो या बेंट ऐसा कि उस पे 1 लोन पेयर हो, तो याद रखना है कि इनकी डाइपोल मोमेंट 0 होगी, मगर इनकी डाइपोल मोमेंट कभी भी 0 नहीं होगी, ये हमेशा पोलर होंगे। सो हम आंसर सिलेक्ट करेंगे बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3। उसके बाद फोर्थ एमसीक्यू था, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, हाईएस्ट आयोनिक करैक्टर जो है वो किस कंपाउंड में मौजूद होगा। तो उसने ऑप्शंस में हेलोजन कंपाउंड सारे के सारे दिए हुए हैं। आपने याद रखना है कि आयोनिक करैक्टर जो है इसका ताल्लुक होता है किसी कंपाउंड के अंदर एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के साथ। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन सबसे ज्यादा होती है, लिहाजा अल्फा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, इसमें आयोनिक करैक्टर सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ बॉन्डिंग सिलेक्ट करने हैं। एक्सरसाइज में ऑप्शंस के अंदर उसने दिया हुआ है NH3, PH3 और इसी तरह से एक दिया हुआ है जी SPH3 और तीसरा है जी CH3। अब इसमें आपने याद रखना है कि नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर है, फास्फोरस के पास 1 लोन पेयर होता है, Sp के पास भी 1 लोन पेयर होता है, सही है। अब देखें कि एक लोन पेयर है इन सब के पास, 1 लोन पेयर और 3 बॉन्ड। आपको मैंने हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए स्टीरिक नंबर की एक टेक्निक दी थी कि लोन पेयर्स की तादाद को और सिग्मा बॉन्ड्स को ऐड करें, जो नंबर आएगा उसके मुताबिक स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे। इन सब का आंसर आएगा 4, यानी ये सारे के सारे sp3 हाइब्रिड हैं। लिहाजा इसमें देखें कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं है, सिर्फ 3 हाइड्रोजन एटम है, स्टीरिक नंबर 3 आएगा, लिहाजा स्टीरिक नंबर 3 की वजह से ये sp2 हाइब्रिड होगा, सी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, लिक्विड ऑक्सीजन जो है ये क्या होती है। तो आपने याद रखना है कि MOT के मुताबिक, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक लिक्विड ऑक्सीजन जो है ये पैरा मैग्नेटिक की नेचर होती है, क्योंकि इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज रिलेटेड टू फॉर्म डबल बॉन्ड विद द सेम एटम्स। तो इसमें उसने कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह दिया है, वो सारे जो है वो आपस में डबल बॉन्ड बनाते हैं। सिलिकॉन अपने ग्रेटर साइज की वजह से अपने ही जैसे एटम्स के साथ डबल बॉन्ड नहीं बनाता, सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है, सी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर कितने कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होते हैं। इस बात को समझने के लिए आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करना होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में 3 बॉन्ड मौजूद होते हैं। इन 3 बॉन्ड्स में से 2 बॉन्ड कोवेलेंट होते हैं और 1 बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ये किस तरह से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है कि कार्बन के पास जो है वो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन के पास जो है ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब होता क्या है कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स के जरिए 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। अब हुआ क्या कि कार्बन के अपने 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 बॉन्ड उसने बनाए, टोटल 6 हो गए, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हुए, तो ऑक्सीजन अपना 1 लोन पेयर पूरे का पूरा इसको डोनेट करके इसके साथ एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान 2 कोवेलेंट बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। आंसर सिलेक्ट करेंगे बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, बॉन्ड एंगल इन वाटर इज। तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं और बेंट ज्योमेट्री होती है, तो ये वाला जो एंगल है ये 104.5 डिग्री का बॉन्ड होगा। डेल्टा सिलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, शेप ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर 1 लोन पेयर होता है, 3 बॉन्ड मौजूद होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरह से इस ज्योमेट्री को हम पायरामिडल ज्योमेट्री का नाम देते हैं, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है, लास्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट एनर्जी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। आपने याद रखना है कि लेटेस्ट एनर्जी जो है
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के। आयोनिक कंपाउंड्स में क्योंकि कैटाइंस और एनाइंस के ऊपर काफी ज्यादा सफिशिएंट नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है, लिहाजा इनकी लेटेस्ट एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है। लेटेस्ट एनर्जी वो एनर्जी होती है जो 1 मोल आयोनिक बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर होती है, तो इसलिए हमेशा ये हाई होगी। बी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। यहां पे हमारी